बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी का कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा। हमारे साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौरकांकर जी सभी मौजूद हैं। ईरान से खबरें लगातार अभी भी आ रही हैं। आपको मालूम है ईरान इस वक्त मातम मना रहा है, अपने सर्वोच्च नेता को विदाई दे रहा है। आयतुल्लाह खमेनी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। नाराजगी भी दिखाई देती है वहां पर, हर आदमी आपको गमजदा दिखाई देगा। ये वो लोग हैं जो इंक्लाइंड हैं इस सत्ता से। वो बहुत सारे लोग जो नाराज हैं वो घरों में बैठे हैं। एनीवे 9 जुलाई तक खामेनेई का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार वहां जारी रहेगा। शोक सभा में तेहरान में दुनिया भर के लोग आए वहां पर। ईरान में आप देख ही रहे हैं इतनी भीड़ जो है कार्यक्रमों में वहां पर लगातार उनको अंतिम सलामी देने के लिए पहुंच रही है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के नेता आए। भारत की तरफ से जो डेलीगेशन भेजा गया था उसको लेकर के बात नहीं बंद हो रही है। पाकिस्तान में भी उसकी चर्चा हो रही है और हमारे यहाँ भी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया था, लेकिन सरकार ने बिहार के राज्यपाल जनरल अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा को भेजा। अब इसको लेकर के क्या कमेंट्री हो रही है उसकी बात हम लोग करेंगे। वो हो आए बात वैसे खत्म हो गई और कोई ऐसी बातों पे कभी कोई देश कोई नाराजगी नहीं जताया करता, लेकिन ठीक है एक मैसेज तो जाता ही है। अब उन्होंने इसको जैसे भी इंटरप्रेट किया, हमारे लोग क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान में क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे महबूबा जी गई, सब इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए, अलग अलग पार्टियों के नेता सलमान खुर्शीद जी गए। शशि थरूर जी ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये कहा कि भारत का डेलीगेशन थोड़ा और सीनियरिटी वाला डेलीगेशन हो सकता था, क्योंकि वो एक बहुत बड़े लीडर थे और ऐसे मौकों पर आमतौर पर हमने भी इससे पहले जब किसी को भेजा है तो हमने शीर्ष स्तर पर से ही लोगों को भेजा है, तो इस डेलीगेशन में और सीनियर लोग शामिल हो सकते थे, ऐसा शशि थरूर का कहना है। सुनिए। I certainly would argue that normally when such a senior leader, who is the principal spiritual leader, passes away, that perhaps a more elevated level of condolence could and should have been expressed. I think it's important that in a situation like this that we should always be showing respect to the dear departed who occupy such a major position. You all remember when we have had major funerals in our country. Indira Gandhi's funeral is now perhaps too far back in the memory for some of you to remember, but even Mother Teresa's funeral, the passing away of Rajiv Gandhi, the assassination, all of this witnessed world leaders coming to India. It's a normal thing, and therefore for countries from around the world to go to express their condolences and pay their respects to the departed soul is a very normal thing. I think we should not be making a big political issue out of that. उन्होंने तुलना की कि राजीव गांधी हत्या हुई, इंदिरा जी के जाने के बाद दुनिया भर से बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए थे, तो हमें भी कोई बड़ा आदमी भेजना चाहिए था। मैं पहले भी इसका जिक्र किया था कि जब आयतुल्लाह खमेनी की जब मृत्यु हुई थी तो भारत ने उस समय किसको डेलीगेशन में भेजा था? नरसिंह राव जी को भेजा था, एक कैबिनेट मंत्री को भेजा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, उससे बड़े नेता तो नहीं थे, कम से कम वो तो क्रांति के जनक थे। जो जिस ईरान को आज आप देख रहे हैं, ये ईरान, ये तुलना भी ठीक है क्या? हमारे 2 प्रधानमंत्रियों की देखिए मृत्यु के बाद जो हुआ, जैसे दुनिया भर ने रिस्पॉन्ड किया, और आयतुल्लाह खमेनी के बाद देखिए, एक तो मैंने पहले के एक बताया कि पहले ये स्थिति हुई थी। दूसरी बात है कि भारत को ये भी ध्यान में जरूर रखना पड़ा होगा, भारत सरकार सोच रही होगी कि भाई इजराइल ने मारा है, अमेरिका ने, दोनों ने मिलकर के मारा है, आपके रिश्ते तीनों के साथ रखने हैं, अच्छे रखने हैं, तो यदि आप बहुत बड़ा हाई एलिवेटेड डेलीगेशन यदि आप भेजते हैं तो उसका भी मैसेज जो है वो दूसरे तरीके से जाएगा। अमेरिका के जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है या इजराइल के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पर दूसरा मैसेज जाएगा। तो मुझे लगता है इन तीनों के बीच में बैलेंसिंग करने की कोशिश भारत सरकार ने की है। ठीक है, और मुझे लगता है कि ऐसी चीजों पर कम से कम विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर, किस पर राजनीति करें? हर बात पे तो हम ये कह रहे हैं इस पर राजनीति मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए राजनीति कर रहे हैं। शशि थरूर एक रेनोन्ड फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। नहीं, उनका बोलना है। उन्होंने भी लास्ट में, यदि आपने देखा होगा कि उन्होंने भी लास्ट में यही कहा कि इस पर पॉलिटिसाइजेशन इसका नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो खुद सांसद होकर के कमेंट कर दिया और फिर कह रहे हैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मैं आपको पाकिस्तान का भी बयान दिखा देता हूं। पाकिस्तान ने तो पूरा लाव लश्कर भेजा, शहबाज शरीफ, हासिम मुनीर, पूरी कैबिनेट लेकर के गए वहां पर, पूरी कैबिनेट।
मतलब पूरी पाकिस्तान की सरकार वहां पर जो है वो पहुंची हुई थी, इंटीरियर मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से लेकर सब सारे लोग। अच्छा, वहां भारत के डेलीगेशन पर यह कहा गया कि इंडिया का स्टैंड बिल्कुल साफ है और वो अमेरिका और इजराइल के कैंप में है, और ये डेलीगेशन भेजकर भारत ने इस बात को दुनिया को बता दिया। मेरा ख्याल है भारत ने फैसला कर लिया है, नरेंद्र मोदी ने, कि हम पक्के अमेरिकन कैंप में और इजरायली कैंप में। ये उनका पक्का फैसला है और इसका ताल्लुक उन रीजन, हमारी रीजन के साथ भी है। हाँ, तो इसलिए उन्होंने नहीं भेजा। वो भी एक मैसेज है कि हम दूसरे कैंप में हैं। हाँ, और इसीलिए हमारी तरफ से पूरी फुल फ्लैज 6-7 लोग गए जी। हाँ। सब पहुंच गए वहाँ जी। तो इसलिए आई थिंक हम वी आर गोइंग आउट ऑफ अ वे टू सपोर्ट ईरान, एंड हम चाहते हैं कि कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाए। वेराज इंडिया जो है वो यूएई के साथ है और इजराइल के साथ है, वो तो एजेंडा ही कोई और है वहाँ। अब पाकिस्तान जैसे उन्होंने खुद का आउट ऑफ द वे जाकर ईरान के समर्थन में खड़ा अपने आप को दिखा रहा है, क्या भारत ने इस डेलीगेशन से बड़ा क्लियर ये मैसेज कर दिया, या हमने भी आउट ऑफ द वे जाकर के ये बता दिया कि हम दूसरे कैंप में हैं? त्रिपाठी जी, देखिए, हम दूसरे कैंप में ही ये नहीं दिखाया है। भारत लोकतंत्र है। भारत हमारे यहाँ जो लोग जैसे दिखता है, लोगों के मन में जो है उसके लिहाज से तय होता है। ये विदेश नीति का मसला नहीं था। एक देश को लेकर वहाँ के जो रिलीजियस सुप्रीम लीडर हैं उनको लेकर हमारे देश के लोगों के मन में क्या भाव है वो भी उसमें काउंट होता है, वो उससे इतर नहीं जाता है। विदेश नीति ऐसा नहीं होता कि एकदम से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से अलग चलती है। एक तरफ तो गाजा, फिलिस्तीन, झोला, ऑपेड वो सब चल रहा है, और भारत सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने क्यों एक राज्यपाल को और विदेश राज्य मंत्री को भेजा। भारत सरकार को लगा कि हमारे प्रतिनिधि के तौर पर ही जाना चाहिए, और भारत और पाकिस्तान की तुलना ही गलत है। वो उनकी बात जो अभी वो क्या नाम है पाकिस्तान वाले जो सेठी जी हैं वो ठीक कह रहे हैं। हम अपनी स्थिति के लिहाज से भेज रहे हैं, वो वहां सोचिए क्या कह रहे थे उसको, मध्यस्थ, ब्रोकर, जो भी कह लें, उनकी वो स्थिति थी। उनके सर से तो बला टली है, तो उनको उस तरह से जाना है, उनके लिए मुस्लिम कंट्री के तौर पर जाना है। हमारे लिए एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर एक ऐसा जो रिलीजियस कंट्री है उसमें हमें जाना है। दोनों का अंतर बड़ा स्पष्ट है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन है। नहीं, दूसरी बात है कि वो एक रिलीजियस हेड थे वहां के, वो कोई राष्ट्रपति नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर नहीं थे। ठीक है सर, तो ये भी सवाल उठाना अपने आप में बड़ी बेईमानी है। एक तुलना शहीद थरूर ने की, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की डेथ पर कौन कौन लोग आए और हमने क्या किया। नहीं, इंदिरा वो तो ठीक है, वो कर रहे हैं, लेकिन इसको ये समझना कि ये विदेश नीति का मसला नहीं है, ऐसा नहीं है। जो डेलीगेशन गया वो कोई हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से नहीं गया ना, वो भारत सरकार का डेलीगेशन है, जो भी लोग गए हैं। और उसका मैसेज भी ये है कि भारत कैसे देखना चाहता है। मैं इस पर नहीं टिप्पणी कर रहा कि वो कैसे देखना चाह रहे हैं भारत सरकार के ये अधिकार क्षेत्र में, कि वो उनको लगता है कि ईरान के साथ हमें इतना ही रिश्ता रखना है। और इसको मैं नजम सेठी, ये हमने क्लियर किया है, नजम सेठी के हिसाब से भी सहमत नहीं हूँ कि वो अमेरिका और इजराइल के कैंप में आ गया है, ये नहीं हो रहा। लेकिन ये उन्होंने साफ कर दिया कि हम ईरान के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहते हैं, या हम कितना रिश्ता रखना चाहते हैं, ये तो इससे साफ हुआ है। और ये बात कहना मतलब ये, इसको एक तो समझना चाहिए ये विदेश नीति का हिस्सा है। ठीक है, इसको ये समझना कि नहीं ऐसे ही हो गया। वो वहाँ पर रिलीजियस लीडर खमेनी और खामनी दोनों बड़े लीडर हैं वहाँ के। और लीडर क्या होता है, पोप में है वेटिकन में। अभी जब पिछली बार वेटिकन में पोप साहब की डेथ हुई तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, वो गई थी उस डेलीगेशन में, वो भी रिलीजियस लीडर है। इसलिए इसको है, एक लाइन से बोल रहा है, आप बोल लीजिएगा, रिलीजियस हेड भी है और पॉलिटिकल हेड भी है। तो ये, लेकिन इसको ये कहना, ये नजरअंदाज करना कि ये विदेश नीति का हिस्सा नहीं है, ये विदेश नीति का हिस्सा है। और विदेश नीति में सरकार ने सोचा कि हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा मैसेज क्या था कि ईरान से हमारे रिश्ते हैं, हाँ, लेकिन लिमिटेड स्कोप में। ये इसका मैसेज है। आप नारे देखिए जरा, इग्नर समीर जी वहां क्या लग रहे थे, और इसके बाद किसी को लगता है दो बातें। लब्बैक सैयद मुज्तबा, ये इस बात की पुष्टि है कि मुज्तबा खमेनी जिंदा हैं।
लब्बैक का मतलब हुआ हम हाजिर हैं। हम हाजिर। तो मुश्तबा खमेनी हम हाजिर हैं, ये वहां के लोग नारे लगाने। फिर सुनिए एक बार। लब्बैक सैयद मुश्तबा, अब जरा दूसरा नारा भी सुन लीजिए। अमेरिका की मौत के नारे फिर गूंजे। मार्च पर अमेरिका। इन दोनों बातों से सर मुझे तो ये लगा कि अभी पार्ट 2 बाकी है। जो कुछ हुआ है अमेरिका और इजराइल के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में, मुस्तफा खमेनी जीवित है और ये सेंटिमेंट है। देखिए, आज ईरान में इतना दर्द और दुख का माहौल है और अमेरिका में आज खुशी का माहौल है। 250 साल अमेरिका के संताप हो गए और आज वो बड़ा उत्सव मना रहा है। और आज जो ट्रम्प का जो बयान आया है कि मैं चाहता तो आज ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर देता, इकट्ठे हो गए उनको सबको खत्म कर देता मैं, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि अगर सब मारे जाएंगे तो बातचीत किससे करूंगा, और मैंने उनको मोहलत दी है। तो इस तरीके से ट्रम्प का बयान देना कि भाई आप वो अपने सर्वोच्च धार्मिक लीडर के लिए जिस तरीके से शोक में है और आप ये बयान दो कि मैं पूरी लीडरशिप को आज खत्म कर सकता था, मैंने 7 दिन को उनको मोहलत दी है। उसके बाद ईरान का जो बयान आया तो ये बता रहा है कि फिलहाल ये मामला 7 दिन बाद ठंडा नहीं होने वाला है। जब सब वहाँ के लोग निकल जाएंगे, वापस बातचीत शुरू होगी तो ये युद्ध शुरू होने वाला है। अब मुझे लग रहा है कि ये मामला और बढ़ने वाला है। अब भले वो कहे कि मुस्तफा अभी जिंदा है, लेकिन मुस्तफा भी कह रहे होंगे कि इस हालत में जिंदा रहने से बेहतर कि मैं मर जाता। शरीर का कौन सा हिस्सा बचा नहीं है, शरीर इस लायक है, चलने लायक है नहीं है, शरीर में सिर्फ सांसें है, आगे पता नहीं ना सर वो की कैसी स्थिति में नहीं है, स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। तो आज कम से कम सामने आते हैं ना सर, कम से कम चेहरा तो दिखा। तो हमने बात की थी ना सर, इसमें एक डर भी होता है। डर से ज्यादा इजराइल का डर है, डर से ज्यादा इजराइल इस मामले में कोई हमला नहीं करता सर। आज मैं आपको बताऊं एक बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो जिसने ठीक कहा था उस दिन कि ये खतरा नहीं कि इसी दिन कर देगा वो कुछ, लेकिन एक बार एक आदमी पब्लिक में आ गया तो उसको ट्रैक करना पॉसिबल है। दूसरी बात, ये बात आपको याद है चली थी बीच में कि ईरान का डेलीगेशन जब पाकिस्तान इस्लामाबाद बात करने के लिए आया था तो उस वक्त वो कई जहाज लेकर के आया था, जरूरत नहीं थी उनको, वो इस डर में आए थे कई जहाज लेकर के कि जाने इजराइल हमको आसमान में निशाना ना मार दे कि ये लोग बात करने ही ना पहुंच पाए। इनके स्पीकर थे उसमें और बाकी लोग थे। इजराइल ने उसको डिनाई किया है, मतलब वो सच में करना चाहता था। नहीं वो ठीक है कि आप भाई मारना चाहोगे, लेकिन ये डर के कब तक रहोगे? आप अपने पिता के इस फ्यूनरल में अगर शामिल नहीं हो पा रहे, उतना इजराइल से डर रहे तो आप फिर लड़ो मत। अपने देश के अंदर आप अपनी पत्नी के फ्यूनरल में भी नहीं आया, उनकी पत्नी की भी मौत हुई है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इतना डर रहा तो आपको लड़ने की ताकत नहीं बचती। इस तरीके से हो सकता है कि इजराइल मारना चाहता हो, लेकिन मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि वो इतने ज्यादा अभी मतलब बीमार हो कि चलने की स्थिति में नहीं हो, पॉसिबल है, उनके हाथ पर उड़ गए हो, क्या स्थिति शरीर में कि उस स्थिति में वो जनता के सामने नहीं आना चाहते। आपने ट्रंप का जिक्र किया था, आज अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे हो गए हैं, तो इसको लेकर के ट्रंप बात कर रहे थे और वो यही बात कर रहे थे कि देखिए हमने दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना दिया है, मैंने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना खड़ी कर दी है, हमने देखिए वेनेजुएला में क्या किया, राष्ट्रपति को उसके महल में से उठा करके हम लोग ले आए, हमारा एक भी व्यक्ति शहीद मारा नहीं गया, और ईरान में देखिए हमने क्या किया। Our rise to being the world's strongest and most powerful nation was no accident of history. We rebuilt our military in my first term. We used it a little bit in our, actually I should say third term, but I won't do that because I don't want any controversy. But we use it and we've had tremendous success. You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped it out, wiped out their military. America is back. And we want to keep America great, and we will do so by approving the Save America Act, which means all voters must show voter ID. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. ट्रंप ने कहा हमने दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना दिया है। एक लाइन को और बोलनी चाहिए थी, हमने दुनिया का सबसे आइसोलेटेड देश भी बना दिया है। अमेरिका पे कोई भरोसा नहीं करता आज की तारीख में। जो अमेरिका के दोस्त थे उन सबको धक्के मार मार के अमेरिका ने ट्रंप ने उनको दूर पहुंचाया है। अब तो ये इसका एहसास तो ट्रंप के जाने के बाद होगा कि ये रिश्ते कितना दुरुस्त ठीक किए भी जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है खैर उनको, जी त्रिपाठी जी। नहीं, बधाई तो देना चाहिए, और देखिए हम तो अमेरिका अच्छा रहे, ठीक रहे, बेहतर रहे,
US एट 250 है, ये और आगे जाए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अमेरिका का पराभव होना ये बहुत अच्छा नहीं है, लोकतांत्रिक दुनिया के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको जो खतरा दिख रहा है वो कम्युनिस्टों से दिख रहा है। लेकिन वो आज के दिन में ईरान उनको इतना कमजोर दिखा चुका है, वो अपनी शर्तों पर उनको दबा रहा है, बावजूद इसके कि मुस्तफा खामनेई का कोई पता नहीं है। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, अगर खामनेई जरा सा भी चलने की स्थिति में होते तो वो स्टेज पर आते और वहां से विलुप्त हो जाते, जरूर दिखाते। ये एक सेंटिमेंट होता है भाई। और जहां लोग डेथ टू अमेरिका और लब्बैक मुस्तफा के नारे लगा रहे हैं, वहां तो अपना नेता खड़ा हो जाए तो लोगों की रगों का खून और जोश में आता है। किसी स्थिति में नहीं है कि वो सामने आ पाए, वरना इतना तो जो उनके कपड़े होते हैं लबादा वगैरह पहन के वो आ ही जाते, लेकिन इस स्थिति में भी नहीं। इसका मतलब चेहरा भी ठीक नहीं है, हाथ पैर उनके ठीक नहीं, विशेष करके पैर ठीक नहीं है, वो ऐसी स्थिति में नहीं। लेकिन अमेरिका का पक्ष सोचिए, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, अमेरिका बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सी चीजें। आज मैं स्टेट ऑफ स्टेट्स रिपोर्ट पढ़ रहा था अमेरिका की, वो कमाल है। वहां जो उनका कर्ज है, हम लोग यहां बहुत सी बात करते हैं, वो $71 मिलियन से $40 ट्रिलियन पहुंच गया है। 40 ट्रिलियन डॉलर, मतलब इसकी कल्पना कीजिए आपके अमेरिका कहां खड़ा हुआ। हमारा कितना है? $700 बिलियन। हमारा इतना ही होगा। और हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो उनसे बहुत अच्छा है। आप उसको नहीं, हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो उनसे बहुत अच्छा है, उनसे और चीन दोनों से बहुत अच्छा है। हम सबसे बेहतर स्थिति में है अगर डेट टू जीडीपी रेशियो कहें तो। लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा संकट क्या है? अमेरिका में इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया है। अमेरिका में जो रिपोर्ट कह रही है कि वहां खुश कोई नहीं, हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, ट्रस्ट खत्म हो गया है। और ट्रंप के आने के बाद वो जो दरारें जो छोटी दिखती थी वो खत्म हो गई। और जो सबसे खतरनाक है कि जिस डेमोक्रेटिक सेटअप की बात थी वो ट्रंप के समय में कमजोर हुई। ये ज्यादा खतरनाक बात। पैसे बढ़े हैं, अमेरिका ने खूब कमाई की है, अमेरिका ने लूटा है, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया है, अमेरिका टैक्स कर रहा है। ट्रंप ने कमाई की है सर, नहीं, ट्रंप ने खुद बहुत कमाई की है। दुनिया में कोई शासक अरबों डॉलर कमाए। अमेरिकी इतिहास के ऐसे राष्ट्रपति साबित हुए जो पाकिस्तान से निचोड़कर क्रिप्टो में पैसा लेके जा रहे हैं। ऐसा आदमी कंगले को भी नहीं छोड़ दिया उन्होंने। वो कंगले को भी नहीं छोड़ा, लेकिन वो भी तो उसके घर की भी अर्थव्यवस्था चलती है। सूदखोर महाजन जो होता है क्या करता है? गरीबों से ही तो पैसा कमाता है, तो पाकिस्तान से वो पैसा कमा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये और 250 पर जरा वहां के लोगों को एक दिन का हमें भी स्पेशल सत्र बुलाना पड़ेगा ट्रंप डिस्कस करने के लिए, वो 2-3 घंटे से कम में होगा नहीं। पाकिस्तान की बात चल पड़ी है तो आपको पाकिस्तान के हालात दिखा देते हैं। ये अब जो आप तस्वीरें देखेंगे, एक दिन पुरानी तस्वीर है, लेकिन वो तस्वीर इतनी इंपैक्टफुल है, ये सामान्य विस्फोट मत समझिएगा इसको। जो हुआ है ये बलूचिस्तान में हुआ है। इनके एक सैन्य ठिकाना था, उसके अंदर हुआ है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। आप विस्फोट का जरा वो देखिए, ट्रेमर्स देखिए, उसके इंपैक्ट का असर देखिए। जब वहां पर विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर के एक बलूचिस्तान का बीएलए का ही शायद कोई व्यक्ति जो है उसने जाके खुदकुशी करी। ये आपको नफरत दिखा रहा है पाकिस्तान के लिए वहां कितनी है, और उस नफरत में किस हद तक गुजर जाने की उनके अंदर हिम्मत है, वो आपको दिखा रहा है। कोस्ट गार्ड्स का एक बहुत बड़ा कैंप था, 30 कोस्ट गार्ड इसके अंदर मारे गए। ये शायद ग्वादर के नजदीक हुआ है बलूचिस्तान में। तो ये आपको वहां की हालत जो है वो दिखा रहा है। एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं मैं कि बीएलए कितना काबू में है बलूचिस्तान पाकिस्तान का, आपको पता चलेगा। बलूच लड़ाके जो हैं वो हाईवे पे पहुंचते हैं। हाईवे पे एक पुल बना हुआ है, पुलिया जैसी बनी हुई है, वो बुलडोजर लेकर के आते हैं और पुलिया तोड़ के चले जाते हैं। पुल है, प्रॉपर पुल है, ये देखिए, पुलिया नहीं है, प्रॉपर पुल है। वो बुलडोजर लेकर के आया कि ना यहां से कोई नहीं जाएगा, पुल गिरा के चला गया। तो ये तो इतना तो हालात काबू में है पाकिस्तान की, आपको हालत आपको दिखाई दे रहा है। ये रहे बीएलए के लोग, झंडा लेके बाकायदा सड़कों पर गश्त करते हैं वो। देखिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, ये पूरा खैबर पख्तूनख्वा, ये सारा इलाका तो इस समय जल ही रहा है पाकिस्तान के अंदर। जो स्थिति आप बलूचिस्तान में अभी आप दिखा रहे हैं, वही स्थिति सिंध में भी है, वही स्थिति जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी है। हमने कभी नहीं सुना था इस प्रकार के नारे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड का कश्मीर के अंदर कि हम दूसरा अल्टरनेटिव सोच सकते हैं। कभी नहीं सोचा था कि तुमने हमको गुलाम बना करके रखा है, हम तुम्हारी गुलामी हमें स्वीकार नहीं है। कभी नहीं सुन रखा था कि भाई तुमसे हमारे रिश्ते नहीं है, तुमने हमको कैद करके रखा है, हम तुमसे आज़ाद होना चाहते हैं।
तो ये पाकिस्तान का एक अपना इंटरनल क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे हाल के दशकों में इस प्रकार की स्थिति मुझे नहीं दिखाई दी है। मतलब जियाउल हक का जब तक शासन था और उसके बाद का भी शासन यदि आप देखेंगे तो पाकिस्तान कम से कम इंटरनली मजबूत ताकत के बल पर ही, एक सैन्य तानाशाही थी वहां पर, लेकिन कम से कम एक कोहेसिव ग्रुप के तौर पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो था ही नहीं उस वक्त। हाँ, उसको नहीं, compare उस ही नहीं समय कर भी सकते। था, मतलब लेकिन इतना नहीं उस था, वो तो समय जो बलूचिस्तान का हमेशा से ही रहा है, हमेशा रहा, लेकिन कंट्रोल में रहा। अब स्थिति लगती है कि जैसे हर प्रदेश जो है वो रेबल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो एक पंजाब सूबा को यदि आप छोड़ दें पाकिस्तान के अंदर जी, तो पंजाब सूबा को छोड़ने के बाद अब सारे के सारे सूबा जो हैं जल बिल्कुल ठीक आप करें। एक बयान केवल दिखाता हूं आपको। ह्यूस्टन में, अमेरिका में, पाकिस्तान के कॉन्सुलेट के बाहर एक बलोच महिला, उसने कैसे पाकिस्तान को लताड़ा, ये देखिए आप। कश्मीरी है, हम न झुकने वाले हैं, न बिकने वाले हैं, न हारने वाले हैं। मैं रावला कोट की बेटी तुझे लटका के कहती हूँ कि तू चूड़ियां पहन के बैठ, जलील इंसान। तूने हमारे घरों पे हमले किए, तुमने हमारी औरतों पे हमले किए। कितने शौकत मीर अरेस्ट करोगे और कैसे एक शौकत मीर निकलेगा? तुम कितनी माएं मारोगे और कैसे शाहजेब की मां निकलेगी? तुम कितनी बहनें मारोगे और कैसे उस मां का बल निकलेगी? गद्दार तो तुम हो, दहशतगर्द तो तुम हो। दहशतगर्दियां तो तुमने फैलाई हुई है पूरी दुनिया में। ओ गद्दारो, माफ कीजिएगा, एक कश्मीरी महिला ही है और ह्यूस्टन में कॉन्सुलेट, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर आप इनको सुन रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये पहले नहीं देखते थे हम। पीओके के लिए तो इतना बिल्कुल नहीं देखा हमने। बलोच लोग तो बहुत अरसे से लड़ाई कर रहे हैं। बलोच POK में और अब नाराजगी बलोच, ये सिंध, ये सब मूवमेंट तो हम लोगों ने शुरू से देखा था। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस प्रकार तो का बिल्कुल नहीं था पीओके को लेकर। और पीओके में अब जो बढ़ गया कि वो रहना ही नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ। अभी तक तो नाराजगी चल रही थी कि उनकी आज़ादी की बात, अब प्रधानमंत्री सिस्टम उनका अपना हो, ये सब बातें चल रही थी। लेकिन अब वो साफ साफ कह रहे हैं, अभी 2 दिन पहले भी हम लोग देख रहे थे कि ये पीओके की तस्वीर। हाँ जी, तो पीओके में किसी भी तरह से, तो वो एक बड़ी चिंता का विषय उनके लिए होना चाहिए। और इस नज़रिए से भी होना चाहिए कि भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है पीओके, बिल्कुल भारत का हिस्सा ही है। तो वहाँ पर किस तरह से वो लड़ाई लड़ेंगे और जिस तरह से उन्होंने किया है, एक्चुअली उसका पाकिस्तान सरकार का दोष है। मैं बार बार इसको जिक्र करता हूँ क्योंकि मैंने पाकिस्तान उनको मारने काटने के अलावा आता नहीं ना सर कुछ। हाँ, तो जब वो अपना ही नहीं समझते तो फिर क्यों उनको बैठाए हुए हैं? अरे आज 5 जुलाई है, आज समीर जी वहां के लिए बड़ा दिन है। आज पीओके में आज की तारीख ऐलान के साथ बहुत बड़े प्रदर्शन की घोषणा की गई है। बिल्कुल। और जिस तरीके से वहाँ पूरा हो रहा है पीओके के अंदर, अब मुझे लगता है कि सबके लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर है। जिस तरीके से वो मनमानी पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, सेना को उसने पूरी सेना जिस तरीके से सरकार को कठपुतली बनाकर चला रही है, आसिम मुनीर सरकार भी चला रहा है, सेना भी चला रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ अत्याचार किया, चाहे फिर बलूचिस्तान हो, चाहे फिर पीओके के अंदर किया हो, अब जनता खुलकर आ गई है। बलूचिस्तान की जनता तो पहले से विद्रोह कर रही है। पीओके की जनता ने जिस तरीके से अब मतलब सड़कों पर उतर आई है, महिला और बच्चे सड़क पर आ गए और वहाँ के लोगों ने कह दिया कि बस अब बहुत हो गया, अब हम अपने अधिकार लेकर आएंगे, अब हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, या तो हमारे साधन संसाधन हमको दिए जाए, अब हम आपके सुनने नहीं वाले। मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से अगर बलूचिस्तान भी हुआ और पीओके भी इस तरीके से सड़कों पर उतरकर आंदोलन चलेगा तो पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक चुनौती होगी इनको रोक के रखना। टूटना तय है, पाकिस्तान कैसे टूटता है, कितने हिस्सों में टूटता है और कब टूटता है, ये देखना बाकी है।